आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, यानी 24 मई बरोजे इतवार 30वां रोजा होगा और 25 मई बरोजे पीर ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इस बात का ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने किया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बज़िमन रुयत हिलाल माह शव्वालुल मुकर्रम ज़ेर निगरानी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शत्तारी आज मुनक़िद हुआ। कमेटी ने इस बात की तस्दीक की। सऊदी अरब समेत आलम इस्लाम के मुतअद्दिद ममालिक में कल यानी इतवार के रोज़ ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जिन ममालिक और इलाकों में ईद इतवार के रोज़ मनाई जाने का ऐलान हो चुका है वो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारत, यरूशलम, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, लेबनान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर हैं। हिंदुस्तान की रियासत केरला और कर्नाटका के साहिली इलाकों में भी ईद उल फित्र इतवार को मनाई जाएगी, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चांद चूंकि आज नजर नहीं आया, इसीलिए वहां पीर के रोज ईद होगी। इस बार ईद उल फित्र एक ऐसे वक्त में आई है जब मुस्लिम ममालिक समेत पूरी दुनिया कोरोना वबा की लपेट में है और कोरोना वबा के नतीजे में आलम इस्लाम की ईद की खुशियां मांद पड़ गई हैं। कोरोना की वजह से ना तो बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए वो पहले जैसी चहल पहल है और ना दुकानदारों के पास इफ्राक व मकदार में अशिया मौजूद हैं। लोग माशी खौफ की वजह से ईद की शॉपिंग से गुरेज कर रहे हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाली ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमान शहरी दूर दराज से सफ़र करके अपने ख़ानदान से मिलने जाते हैं। घरों में अनवा व इक़साम के खाने बनाए जाते हैं और घरों में दिन भर मेहमानों की आमद व रफ्त जारी रहती है। मगर इस बार करोड़ों मुसलमान घरों में बंद होने की वजह से ईद की खुशियों से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अरब और कई मुसलमान ममालिक में कल इतवार के रोज़ ईद मनाई जाएगी, मगर आलम इस्लाम इस वक्त कोरोना की वजह से इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार है। मुसलमान हुकूमतें कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कड़े और मुश्किल फैसले करने पर मजबूर हैं। बाज़ अरब और मुस्लिम ममालिक ने ईद उल फित्र के मौके पर लॉकडाउन में नरमी की है। ताहम मुसलमान ममालिक ने आवाम से अपील की है कि कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र वो घरों से बाहर ना निकलें। मुसलमान हुकूमतों ने अवामुन नास पर जोर दिया कि वो ईद की नमाजें अपने घरों में अदा करें और मेल जोल में सख्ती से गुरेज करें। सफ़र और नकलो हरकत को महदूद रखें। बाज़ारों, साहिलों, पार्कों, तिजारती मराकिज़ और तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज करें। हिंदुस्तान में आज 29वां रोज़ा था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अलहदा किए गए लद्दाख में आज ईद उल फित्र मना ली गई। ये खबर हैरान कुन करने वाली है, लेकिन अरब ममालिक और उसके करीब मौजूद हिंदुस्तानी रियासतें मसलन केरला वगैरह में जब ईद मनाई जाती है तो उमूमन उसके अगले ही दिन हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में ईद होती है। इस मरतबा ना ही सऊदी अरब ने हफ्ते के रोज़ ईद मनाई और ना ही ईरान ने और ना ही हिंदुस्तान की किसी दीगर रियासत ने सिवाय लद्दाख के। हत्ता कि जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी जुमे को चांद नजर न आने का ऐलान किया और कहा कि शव्वाल का चांद देखकर ईद इतवार या फिर पीर को मनाई जाएगी। दरअसल शिया अक्सरती कारगिल में अंजुमन साहिब ज़मा ने जुमे के रोज़ बयान जारी करके कहा कि ईद उल फित्र का त्यौहार हफ्ते के रोज़ है। यह अंजुमन कारगिल में ईद से मुतालिक आखिरी फैसला लेने वाला अहम मजहबी इदारा है। कुछ मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक कारगिल के गुंड मंगलपुर में हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद अब्बास मूसवी की सरपरस्ती में दीगर कुछ उलमा हजरात ने माह शव्वालुल मुकर्रम की चांद की तस्दीक की। बादअज़ा अंजुमन साहिबुज़ ज़मा ने और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने गवाहान से चांद की तस्दीक के बाद हफ्ते के रोज़ ईद का ऐलान कर दिया। कुछ लोगों के जहन में यहाँ ये बात होगी कि आखिर 28 रोज़े के बाद ईद किस तरह मनाई जा सकती है, लेकिन हिलाल ईद के ताल्लुक से एक एलानिया जो कुछ न्यूज़ पोर्टल पर पेश किए गए हैं उसके मुताबिक लद्दाख में 29वां रोज़ा जुमे को ही मुकम्मल हो चुका। गोया कि लद्दाख खुसूसन कारगिल वालों ने रमज़ानुल मुबारक का चांद भी दुनिया के हर मुल्क से पहले ही देख लिया था और रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। अम्फान तूफान को गुजरे हुए 3 दिन होने के बावजूद सूरत हाल मामूल पर नहीं आने की वजह से आम लोगों में गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। चुनांचे सूरत हाल का इदराक करते हुए रियासती सेक्रेटेरिएट ने हालात को मामूल पर लाने के लिए फौज से मदद ली है। इसके अलावा हुकूमत ने रेलवे, पुलिस एहलकार और बंदरगाहों पर तैनात अफसरान से भी मदद तलब की है। मगरबी बंगाल के महकमे दाखिला ने ट्वीट करते हुए कहा कि अम्फान के बाद रियासत में सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए
इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है और रात दिन काम किए जा रहे हैं। चूंकि तबाही बड़े पैमाने पर हुई है, इसलिए हमें हालात को मामूल पर लाने के लिए मजीद अमले की ज़रूरत है। इसलिए बंगाल हुकूमत ने फौज, रेलवेज और बंदरगाह के हुक्काम से मदद की अपील की है। ख्याल रहे कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एहलकार पहले से ही सरगर्म है। हिंदुस्तानी अफवाज ने मगरबी बंगाल की हुकूमत की दरखास्त को कबूल करते हुए फौज को भेजने का फैसला किया है। आर्मी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत की दरखास्त पर हिंदुस्तानी अफवाज ने कलकत्ता सिटी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि 3 दिन गुजर गए हैं, अब तक कई इलाकों में बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन बहाल नहीं हुए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी के बकौल इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है कि संभलने में वक्त लगेगा। अभी कलकत्ता की सड़कों पर दरख्त बिखरे हुए हैं, बिजली के गिरे हुए खंबे हैं, कई इलाकों में पानी भरे हुए हैं और इसके खिलाफ कई इलाकों में एहतजाज भी हो रहा है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज कहा कि बिजली फराहम करने वाली कंपनी CESECC एक निजी इदारा है, इसलिए बिजली की कटौती के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। CSSC की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द बिजली बहाल करे। दूसरी जानिब CSSC ने कहा कि जगह जगह अब भी दरख्त गिरे हुए हैं, इसलिए बिजली बहाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अहम शहर कराची में जुमे के रोज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे को पेश आने वाले हादसे में 97 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की जा चुकी है, जिनमें से बेशतर की शनाख्त ताहाल नहीं हो पाई। इस हादसे में करिश्माती तौर पर 2 अफराद जिंदा बच गए हैं। दोनों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि PIA का जहाज रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ था। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आवा के मुताबिक जाए हादसा से 57 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद मुतासरा घरों को क्लियरेंस दे दिया गया और रिहायशियों को मकामी इंतजामिया की मदद से दूसरे मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर अंजुमन शहरी हवाबाजी के हुक्काम को तैयारे की हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट मिल गई, जिसमें बताया गया कि परिंदा टकराने के सबब जहाज के इंजन बंद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे का लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया, जिसके बाद हादसा रौनुमा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर खराब होने के बाद पायलट तैयारे को खवायद के मुताबिक लैंडिंग के लिए नीचे लाए, लेकिन इस दौरान बदकिस्मत तैयारे से एक से ज्यादा परिंदे टकरा गए और इसी दौरान तैयारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इंजनों से कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी इंतहाई कम होती गई और कुछ ही देर में जहाज अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका। इस मौके पर पायलट ने मेडे की कॉल भी दी, ताहम तैयारा रनवे पर पहुंचने से पहले ही आबादी वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गया और जिस वक्त तैयारा मकानात की बालाई मंजिल से टकराया उस वक्त वो ग्लाइड कर रहा था। दरिया असना वफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी। एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। दुनिया में अब तक 53,60,911 लोग मुतासिर हुए हैं। 21,87,268 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,41,829 हो गया है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मामले अब रूस में हैं। पुतिन हुकूमत के वजीर आजम भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। हिंदुस्तान में मुसलसल 2 दिन से आलमी वबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 6,000 से जायद केसेस सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1.25 लाख के पार हो गई है। ताहम राहत की बात यह है कि मुल्क में 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस इन्फेक्शन से नजात भी पाई है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के अब तक 6,654 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की तादाद मजमूई तौर पर बढ़कर 1,25,101 तक पहुंच गई। मुल्क में टोटल एक्टिव केसेस 69,597 हैं। इससे एक दिन पहले 6,088 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में कोविड-19 वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 137 अफराद की मौत होने से हलाक शुदगान की तादाद 3,720 हो गई। जुमे के मुकाबले हफ्ते को मरने वालों की तादाद में कुछ कमी आई है। जुमे के आदाद और शुमार के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 से 148 अफराद की मौत हुई थी। इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के दरमियान इस वबा से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,250 लोग इस वबा से आज़ाद हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की कुल तादाद 51,784 हो गई है। कोरोना की वजह से मरने वालों की तदफीन मुस्लिम कब्रिस्तानों में बदस्तूर होती रहेगी। नेज़ तदफीन की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं है। यह फैसला आज मुंबई हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने दिया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे।
बांद्रा के मकीन प्रदीप गांधी और दीगर ने मुंबई शहर में वाक़ कब्रिस्तानों में कोरोना की वजह से मरने वालों की तदफीन के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जिसके खिलाफ जमीयतुल उलमा समेत 6 मुस्लिम तंजीमों ने बतौर मुदाखलतकार अपने दलाइल अदालत में पेश किए थे। कब्रिस्तान में तदफीन के हक में हलफनामा दाखिल किया था, जिसके बाद आज अदालत के अपना फैसला जाहिर किया। जल्द ही अदालती तफसीली फैसला जाहिर करेगी। आया है कि मुंबई के मुजाफात बांद्रा में रिहाइश पजीर गैर मुस्लिम शख्स ने गुज़िश्ता दिनों मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके बांद्रा में वाक़े मुस्लिम कोंकणी कब्रिस्तान, खोजा संत जमात कब्रिस्तान और खोजा असना अशरी जमात कब्रिस्तान में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की मैयत दफनाने की मुखालिफत की थी। अर्जगुजार प्रदीप गांधी ने बजरिया वकील अदालत को बताया था कि इन कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने से इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। हालांकि इससे कबल 27 अप्रैल को मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी की जानिब से मैयत दफनाने की इजाज़त दिए जाने के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर अर्जगुजार को कोई राहत नहीं दी थी, जिसके बाद अर्जगुजार सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ था। लेकिन जमीयत उलमा की बरवक्त मुदाखलत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कोई राहत नहीं दी। जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने अलबत्ता मुंबई हाईकोर्ट को हुक्म दिया था कि 2 हफ्तों के अंदर अर्जदाश्त पर समाअत मुकम्मल कर ली जाए, जिसके बाद 20 मई को फरीकैन की बहस मुकम्मल होने के बाद आज मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस शिंदे ने फैसला सुनाया कि ये सब कार्रवाई बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस अंजाम दी गई। अदालत ने अपने फैसले में जमीयतुल उलमा हिंद के वकील एडवोकेट अफरोज सिद्दीकी की जानिब से पेश किए गए दलाइल, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया था कि इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अपने बयान में कहा है कि मरने के बाद अगर मैयत की तदफीन जमीन में कर दी जाए तो इससे वायरस फैलने का खतरा नहीं रहता। इस बात को अदालत ने अपने रिकॉर्ड पर लिया था। अदालत ने एडवोकेट अफरोज सिद्दीकी की बहस भी सुनी और कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले की नज़ीर का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक आईन हिंद के आर्टिकल 21 के मुताबिक तमाम शहरियों को उनके मजहब के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम देने का हक हासिल है। अदालत ने बीएमसी की जानिब से कब्रिस्तानों में तदफीन की हिमायत में दाखिल हलफनामे को भी अपने रिकॉर्ड पर लिया, जिसके बाद मुसलमानों के हक में फैसला सादिर किया गया। इस मामले में जमीयतुल उलमा की जानिब से सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार आजमी फरीक बने। वजारत रेलवेज की जानिब से 12 मई से मखसूस रूट्स पर 15 जोड़ी खुसूसी ट्रेनों के चलाने के वजारत रेलवेज के ऐलान के चंद दिनों बाद उसने टिकट्स रिजर्वेशन में बाज़ मखसूस शराइत का ऐलान किया था। ताहम इसमें बाज़ नरमियों का ऐलान किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपनी रिलीज में कहा कि जिन शराइत में नजरसानी की गई है उनमें इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन 30 दिन तक शामिल है। नॉर्मल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में तमाम रिजर्वेशन कोटे की सहूलत रखी गई है, ताहम इसमें तत्काल और प्रीमियम तत्काल कोटे की सहूलत नहीं रहेगी। RAC वेटिंग लिस्ट के टिकट्स मुकर्ररा हिदायत के मुताबिक जारी किए जाएंगे, ताहम वेटिंग लिस्ट के मुसाफिरीन को ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रेन की रवानगी से 4 घंटे कबल पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा और दूसरा चार्ट ट्रेन की रवानगी से 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। पहले चार्ट की तैयारी के बाद अगर कोई सीट खाली होती है तो करंट बुकिंग की इजाज़त रहेगी। इसी बीच हैदराबाद के नामपल्ली, काचीगुड़ा और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से करीब 50,000 माइग्रेंट वर्कर्स आज अपने अपने आबाई मकाम लौटे। इनके लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया था। इन ट्रेनों को चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों ने झंडी दिखाई। పోవడానికి రెడీగా ఉంది। వలస కార్మిక్ హైదరాబాద్ నుండి పోతారు। దీంట్లో వాళ్ళకి రైల్వే ద్వారా ఫుడ్ ఉంది, అది కాకుండా గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా వాళ్ళకి 2 ఫుడ్ ప్యాక్స్, అదేవిధంగా ఈచ్ పర్సన్కి ఒక 3 లీటర్ వాటర్, తర్వాత కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇట్లాంటి మాస్క్ అన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో వాళ్ళు చాలా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు। దీనికోసం మన DGP గారు అందరూ ఇక్కడ లోకల్ ఉన్న అందరు ఆఫీసర్స్ వాళ్ళందరూ కష్టపడి చాలా పని చేశారు। సో ఈ రోజు తర్వాత ఒక రకాల 40 ట్రైన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఈరోజు సుమారు దాని తర్వాత ఎక్కువ అవసరం ఉండదు। సో మీ అందరికీ ఇది చెప్పాలి। అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ DGP సార్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్ టు టెల్। సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఈరోజు అంటే రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ వరకు సుమారు సిటీలో ఇంతమంది రిక్వెస్ట్ చేశారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు। చాలామంది స్వయంగా కూడా వెళ్ళారు। సో ఇట్లా
అందరు హ్యాపీగా వెళ్తారు. త్వరలో చాలా మందితో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి కూడా మన దగ్గర వస్తారు. ఆ ఫీలింగ్తో వాళ్ళు వెళ్తారు. ఇప్పుడు చూడొచ్చు కూడా అందరూ వెళ్తూ ఉన్నారు. టోటల్గా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పాను 88 ట్రైన్ వెళ్ళింది. ఈ రోజు కూడా 40 ట్రైన్ పోతుంది. సో సుమారు 128 ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ దీంట్లో 1.72 అట్లా కూడా వెళ్తే ఉన్నారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ డీజీపీ సార్. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ మన రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా ఇప్పటివరకు దాదాపుగా 1.22 lakhs మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని మనం వేరియస్ స్టేట్స్కి ట్రైన్స్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఈరోజు ఒకే రోజు 40 ట్రైన్స్లో దాదాపుగా ఇంకొక 45,000 మంది దాకా మనం ఒకటే రోజు అందరినీ పంపిస్తూ ఉన్నాం. వారందరికీ కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అధికారులు సిబ్బంది పూర్తిగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు, భోజనము, అట్లాగే వసతి, దానికి సంబంధించినటువంటి శానిటేషను, మాస్క్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా అందరూ చాలా సంతోషంగా వెళ్తున్నారు. ఇది ఆపదలో ఉన్న వారికి మనం వీరందరినీ కూడా ఆదుకొని ఒక మంచి డిగ్నిఫైడ్ వాతావరణంలో అందరినీ పంపించడం మా అందరికీ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 52 नए मामले दर्ज हुए हैं और एक शख्स की मौत हुई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 52 केसेस में 33 केसेस ग्रेटर हैदराबाद के हैं, जबकि बाकी 19 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। आज 25 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज भी किया गया। रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 1813 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और उनमें से 1068 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी फिलहाल 696 अफराद का इलाज चल रहा है। अब तक तेलंगाना में कोरोना वायरस की वजह से 49 अफराद की जान गई है। वजीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम की वजह से दही इलाकों में कोरोना वायरस का असर नहीं हुआ और वो महफूज रहे। मौसमी इमरान से निपटने और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद चेयरमैन, जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और दीगर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर एर्रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम से देहात की तस्वीर ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम को जारी रखते हुए हुकूमत मौसमी वबा और दीगर अमराज से निपटने की कोशिश करेगी। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे अमराज से आवाम को महफूज रखने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सफाई के साथ ठहरे हुए पानी की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, साफ पीने के पानी का इस्तेमाल किया जाए, मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। उन्होंने आवाम को भी शख्सी तौर पर सफाई का ख़ास ख्याल रखने की अपील की और इससे मुतालिक शऊर बेदार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वरंगल के गोरेकुंटा मौजू के बाउली में 9 नाशों की बरामद होने के वाक़े की जामिया तहकीकात का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने आज वरंगल पुलिस कमिश्नर वी रविंदर से फ़ोन पर बातचीत करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की और इस वाक़े की मुनासिब अंदाज में तहकीकात करने की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने 9 अफराद की मौत के इस वाक़े की हर जाविये से तहकीकात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस टीमों को तश्कील देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मरने वालों का ताल्लुक दूसरे रियासतों से है। नाशों को पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि वरंगल शहर के मज़ाफ़ात में मुस्लिम ख़ानदान के 6 अफराद के बशमूल 9 अफराद की नाशें एक बौली से बरामद हुई थी। ये वाक़या खुदकशी का है या फिर कत्ल का, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इसके लिए पुलिस की कई टीमें तश्कील दी गई हैं। मरने वाले अफराद की शनाख्त मोहम्मद मकसूद आलम, उनकी बीवी निशा, बेटी बुशरा खातून, बेटा सुहेल आलम, दूसरा बेटा शहबाज आलम और 3 साला नवासे के तौर पर हुई। ये तमाम मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। जुमेरात के रोज़ खदीम बौली से 4 नाशें बरामद हुई थी और जुमे को मजीद 5 नाशें बरामद हुई, जिनमें मकसूद आलम के 2 बेटे के अलावा बिहार के 2 नौजवान वर्कर्स और मगरबी बंगाल का एक ड्राइवर शामिल था।
तेलंगाना में एमसेट के साथ दीगर पेशा वाराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने महकमे के आला ओहदेदारों बशमुल चेयरमैन तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर पापी रेड्डी, कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इम्तिहान की तवारीख को खतियत दी। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 6 जुलाई से 9 जुलाई तक एमसेट इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस के रहनुमायाना हिदायत और यूजीसी के मशवरों पर एमसेट के साथ दीगर एंट्रेंस इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तमाम इम्तिहानात में उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 3 जुलाई तक पीजी सेट इम्तिहान मुनक्किद होगा, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद किया जाएगा। 4 जुलाई को ई सेट इम्तिहान, 6 से 9 जुलाई तक एमसेट इम्तिहान, 10 जुलाई को लॉ सेट और पीजी लॉ सेट इम्तिहान, 13 जुलाई को आई सेट, 15 जुलाई को एड सेट और 1 जुलाई को पॉली सेट इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने माइग्रेंट लेबर्स के लिए तैयार करदा पोर्टल का इफ्तिताह किया। बादशाह खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव नाकाम हो गए हैं। इन वर्कर्स के साथ मरकज और रियासती हुकूमत ने कम से कम इंसानी हमदर्दी का भी मुजाहरा नहीं किया। उनकी मौत पर भी हुक्मरान जमात बेफिक्र थी। लॉकडाउन से परेशान होकर माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने आबाई मकामात पैदल रवाना हो गए। इसे देखकर सोनिया गांधी ने मुल्क की तकसीम के वक्त के हालात को याद दिलाया। मुल्क भर में 13 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उनमें ग़िज़ाई इजनास की बड़े पैमाने पर तकसीम करने की ज़रूरत है, जो मुल्क के गोदामों में पड़ा हुआ है। पीसीसी सदर ने कहा कि अगर इन लेबर्स में नगद रकम और चावल तकसीम किए जाते तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। करोड़ों की तादाद में मौजूद लेबर्स की मदद के मामले में हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हर मामले में अपने आप को माहिर करार देते हैं। माइग्रेंट लेबर्स की तादाद के बारे में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 2 मरतबा अलग अलग बात कही। कभी 3.5 लाख तो कभी 7 लाख लेबर्स पाए जाने की इत्तला दी, जबकि वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना में 15 लाख लेबर्स पाए जाने की इत्तला दी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तामीराती शोबे, ईंट की भट्टियों और राइस मिल्स में माइग्रेंट लेबर्स बड़ी तादाद में काम करते हैं। माइग्रेंट लेबर्स को उनके आबाई मकाम को रवाना करने के लिए आर्मी की मदद ली जाती तो बेहतर होता। हुकूमत की जानिब से इन लेबर्स को रवाना करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। सोनिया गांधी की हिदायत पर कांग्रेस के कायदीन और वर्कर्स ने इन लेबर्स को रवाना किया। इस काम में रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने भी काफ़ी मदद की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद रियासत में सहाफ़ती आज़ादी खतरे में आ गई है। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और केसीआर मीडिया को डरा धमका रहे हैं और बरसरे इख्तिदार जमात के लीडर्स मीडिया के नुमाइंदों को धमका रहे हैं। नारायण खेड़ के रुकन असेंबली ने लॉकडाउन के दौरान उनकी जानिब से मनाई गई सालगिरह तकरीब की खबर शाये करने वाले एक अखबार के रिपोर्टर के मकान को गैर मुजाज करार देते हुए मुनहदिम करवा दिया। उन्होंने कहा कि वो सहाफ़ियों पर हो रहे हमलों की मजम्मत करते हैं। इसी बीच पीसीसी आईटी सेल इंचार्ज मदन मोहन राव ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत पर माइग्रेंट लेबर्स की तफसीलात पर मुश्तमिल एक पोर्टल तैयार किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया, जो मुख्तलिफ ज़बानों में अस खुद काम करेगा। वजीर आईटी तारक रामा राव ने भी इस तरह का पोर्टल तैयार करने की कोशिश नहीं की। हमने इसे जंगी खतूत पर तैयार किया है। मदन मोहन, टीपीसीसी तेलंगाना कांग्रेस आईटी सेल चेयरमैन। आज माइग्रेंट लेबर के लिए, जो लेबर हमारा हैदराबाद में है, आज लॉकडाउन की वजह बहुत मुश्किल हो रहा है खाने के लिए, गांव जाने के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जाने के लिए आज लेबर पैदल पे रोडों पे जा रहे हैं। इसीलिए तेलंगाना कांग्रेस आईटी सेल चेयरमैन मैं मदन मोहन, हमारा कंपनी यूएसएम सिस्टम से एक पोर्टल बनाया है गरीबों के लिए। इसमें आप लोगों का, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आप कौन सा एरिया में है, कौन सा पुलिस स्टेशन में है और कौन सा प्लेस को आपको बिहार जाना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। ये पोर्टल में आप नाम और आपका इंफॉर्मेशन एंटर कर दिया तो हमको पूरा डाटा कलेक्शन होके हम जो जो एरियाज में है आप है, आपके पास हम ट्रांसपोर्टेशन और बस और ट्रेन का फैसिलिटी हम तेलंगाना कांग्रेस पार्टी करेगा। ये पोर्टल आज हमारा प्रेसिडेंट उत्तम कुमार साहब ने ये पोर्टल को आज लॉन्च कर दिया। आप ये पोर्टल को आप यूज़ करके, इसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप जो हिंदी में इंग्लिश नहीं आए तो हिंदी में भी कर सकते हैं। आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है तो
हम आपके साथ कलेक्शन करके आपके पास आके हम जो प्लेसेस आप जाना चाहिए आप लोगों को गाँव को हम वैसे बोल के आज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने ये पोर्टल को तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने 2 जून को रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के पास एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना हुकूमत ने दरियाए कृष्णा पर ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को क्यों मुकम्मल नहीं किया। एहतजाजी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर SLBC के पास उत्तम कुमार रेड्डी, जाना रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी शिरकत करेंगे। अरकान असेंबली सीतक्का भट्टी विक्रमार्का और पी वीरैया खम्मम के पालेरू जखायरे आपके पास एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेंगे। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी लक्ष्मी देवपल्ली पंप हाउस के पास मुजाहरा करेंगे। एलूरू जखायरे आपके पास, नागम जनार्दन रेड्डी, चिन्ना रेड्डी कारवेना प्रोजेक्ट के पास, नेट्टमपाडू के पास संपत कुमार, कलवाकुर्ती के पास वंशी चंद्र रेड्डी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगे। 6 जून को गोदावरी के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के पास भी एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और केसीआर की नाकामियों को आवाम के सामने पेश किया जाएगा। तुम्बड़ी हट्टी में ग्रेविटी के जरिए पानी मुंतकिल किया जा सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स का काम क्यों नहीं शुरू किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की नई ज़री पॉलिसी नक़ाइस से भरपूर है। किसानों को मकई के बजाय कपास उगाने का मशवरा दिया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत को फी क्विंटल कपास 7,000 रुपये में खरीदने का वादा करना चाहिए। किसानों के मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों की जानिब से किसानों के साथ 3 और 4 जून को इजलास मुनक़िद किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री होदा ఉన్న పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి మరో టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి పోటీ చేసిన వరదా రెడ్డి సిగ్గుపడాలి। ఈ దేశంలో కొన్ని కన్వెన్షన్స్ ప్రొసీజర్స్ కొన్ని డీసెన్సీస్ క్యాబినెట్ లో ఉన్న వాళ్ళే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ తీసుకురావాలి పెడతారు, వాళ్ళే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకుంటారు। అంటే ఇది ఇంకా రాష్ట్రాన్ని నేరుగా దోచుకోవడం కాకుంటే మరొకటి పల్లా రాజేశ్వర అంటాడు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఇంకా మెరుగైన విద్య ఇవ్వాలంట। అంటే రాజేశ్వర రెడ్డి అంటే కేసీఆర్ హయాంలో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిల్ అయిందని నువ్వే అంటున్నావా? అంతే కదా। ఇప్పుడు ఆయన రాజేశ్వర రెడ్డి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అంటాడు। కేసీఆర్ గారేమో యూనివర్సిటీలకి వైస్ ఛాన్సలర్ అపాయింట్ చేయడు, ప్రొఫెసర్లు అపాయింట్ చేయడు, నిధులు ఇవ్వడు, నాశనం పెడతాడు ఆ యూనివర్సిటీలోని। మరింత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో కొలాప్స్। आबपाशी के शोबे में बड़े पैमाने पर रिश्वत का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन पर जोर दिया कि वो आबपाशी के घपले की जांच के अहकाम दे ताकि इस खुसूस में खातियों को सजा मिल सके। गवर्नर को पेश करदा मेमोरेंडम में बीजेपी के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि रियासती खजाने के सैकड़ों करोड़ रुपए का ये आबपाशी का घपला किया गया। बीजेपी रियासती यूनिट के सदर बंडी संजय की जेर क़यादत पार्टी के लीडरों के एक वफद ने गवर्नर से हफ्ते को मुलाकात की और उनको मेमोरेंडम पेश किया, जिसकी नकल मीडिया के लिए जारी की गई। इस रिलीज में रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर आबपाशी के शोबे में रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया गया। इस याददाश्त में इल्जाम लगाया गया कि गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान आबपाशी का घपला हुआ, ताहम 2 माह के दौरान जब पूरा मुल्क लॉकडाउन में रहा, इस दौरान ये घपला अपने उरूज पर रहा। तेलंगाना के गवर्नर से हम मिले हैं। कालेश्वरम, पालमूर लिफ्ट इरिगेशन, सीताराम सागर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हज़ारों करोड़ों में बन रहा है, उसके पीछे आज जब लॉकडाउन चल रहा है उसका टेंडर क्यों बुलाया गया? इस टेंडर को केवल 4-5 लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है? पहले भी इस प्रोजेक्ट में लाखों रुपया खर्च हुआ, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर कर एक 3-4 कंपनियों को दिया जा रहा है। इस बार भी उन्हीं को दिया जा रहा है। और ख़ासकर जो गेट और पाइप पंप फिटिंग्स है, इससे पहले BHEL और ट्रांसको जैसे कंपनी को देते थे जो सरकारी है, लेकिन आज गैर सरकारी कंपनी को इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इस पर हमें पूरी तरह से आपत्ति है। और इसलिए हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं, ये सब लोग जो है इसके पीछे एक घोटाला है और लाखों करोड़ों का घोटाला है। इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। कर आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बंडी संजय जी, उनके साथ मिलकर हमने राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को हमने ये प्रार्थना की कि इस पर कोई बड़ी तरह से कार्रवाई हो जाए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।